तारीख में कभी भी अमन के नाम पर कब्ज़ा रोका नहीं गया, बल्कि अमन को ही कब्ज़ा कहा गया। कल व्हाइट हाउस में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी अमेरिका के सदर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की और इसराइल के वज़ीर आज़म की। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही तारीख जो है वो दोहराई गई। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ और इसकी कहानी अब इसी बात से शुरू कर लेते हैं कि रेड इंडियन के साथ जो है वो अमेरिका में क्या हुआ था, उनको कैसे उनकी धरती से बेदखल किया गया और उनसे कहा गया कि ये ज़मीन आपकी है, लेकिन वो सिर्फ सरमायाकारी करना चाहते हैं। लेकिन सरमायाकारी के नाम से उनको उनकी धरती से ही बेदखल जो है वो कर दिया गया, तो उनकी ज़मीन हथिया ली गई। 1948 में भी फ़लस्तीनी बेदखल हुए, उनको घरों से निकाला गया और उनकी ज़मीन जो है वो हथिया ली जाती है इसराइलियों की जानिब से। हमारे साथ बरसगीर में भी ये हुआ कि बरतानिया के लोग आए और उन्होंने ज़मीन पर कब्ज़ा किया, वसाइल निकाले और चलते बने। खैर, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में अगर बात की जाए तो आप सब के पास इंफॉर्मेशन जो है वो आ चुकी है कि क्या हुआ, कौन से 20 निकात जो है वो रखे गए। तो इन 20 निकात में बहुत अहम चीज़ें भी शामिल हैं जिन पर मेरा ख्याल है कि बात करनी चाहिए। और अब तक आप तक इंफॉर्मेशन जो है वो पहुँच चुकी है, आपने मुख्तलिफ तज्ज़ियागारों से सुन भी लिया होगा। लेकिन तारीख़ का पस मंज़र जो है वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि तारीख़ में इससे पहले क्या हो चुका है। अब एक पावर वैक्यूम थ्योरी मेरे जहन में आ रही थी, तो इसका भी हवाला आपको दूंगा कि ताकत कभी खाली जगह जो है वो नहीं छोड़ती, वो हमेशा खाली जगह पर कब्ज़ा करने की कोशिश करती है, और यही पावर वैक्यूम थ्योरी है। और इसी पर अमल दरामद करते हुए आज इसराइल गज़ा और फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो गया। अगर आप इसको अमन का मुआहदा कहते हैं तो ठीक है, ये आपकी सोच है, लेकिन मेरा जो एनालिसिस है वो ये कि इसराइल ने फ़लस्तीन पर और गज़ा पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। अब जिस तरह के निकात अमेरिका की तरफ से रखे गए और उस पर इसराइल के जो वज़ीर आज़म उनका जो एनालिसिस है, जो वो बात करते हैं, तो उससे अंदाज़ा होता है कि भाई इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया है। अगर फ़लस्तीन में अगर कोई एक मॉडल हुकूमत बनानी है तो उसके लिए इस्लाहात जो है वो ज़रूरी है। तो एक गैर मुस्तहकम सी हुकूमत जो है वहाँ पर होनी चाहिए, जिसके पास कोई ताकत ना हो, कोई अख्तियारात ना हो, अख्तियारात सिर्फ इसराइल के पास हो, तो फिर वो इस पट्टी पर जो है वो कब्ज़ा कर लेंगे। तो यही बात जो है वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का ख़ुलासा भी यही है कि अमन के नाम पर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ये बेसिकली अमन नहीं था, ये बेसिकली एक कब्ज़ा था, जो कब्ज़ा उन्होंने दे दिया। अगर तारीख़ दोहराई जाए तो तारीख़ में पहले मैंने आपको हवाला दिया रेड इंडियन का। ऑस्ट्रेलियन की हिस्ट्री उठा लें, ऑस्ट्रेलियन में एक ग्रुप था, उनके साथ क्या किया गया, बरसगीर की हिस्ट्री आपके सामने है। तो इन तारीख़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक कंक्लूजन की तरफ जो है वो हमें जाना चाहिए कि कंक्लूजन क्या है। अब इसमें दो मैंने रिसर्च जो है वो भी निकाली, अगर आपके पास वक्त हो तो वो रिसर्च ज़रूर पढ़िएगा, मैं आपको उसका हवाला दे देता हूँ। अ क्लीन ब्रेक, अ न्यू स्ट्रेटजी फॉर सिक्योरिंग द रियलिम, ये 1996 में एक रिपोर्ट जो है वो शाया होती है, एक रिसर्च पेपर भी इसे कहा जा सकता है। और इसमें लिखा गया था कि इसराइल को अपनी ताकत अपनाने के लिए, बढ़ाने के लिए किस तरह से मिडल ईस्ट में अपनी कार्रवाई जो है वो करनी होगी, और इसमें शाम और इराक़ को कमज़ोर करना होगा, फ़लस्तीनी क़यादत को दबाव में रखना होगा और ख़ित्ते पर अस्करी और सियासी कंट्रोल बढ़ाना होगा। और इसके साथ ही 2006 में एक मुअर्रिख़ एलान पापे जो है वो अपनी किताब में लिखते हैं द एथनिक क्लींजिंग ऑफ पैलेस्टाइन। अब जब ये लफ्ज़ ज़हन में आता तो समझ जाइए कि इसराइल वहाँ पर क्या करना चाहता था। तो ये दो रिसर्च हैं, मैं इनका अगर आपको लिंक चाहिए तो आप कमेंट्स में मांग सकते हैं, तो मैं आपको लिंक जो है वो इसका लाजमी शेयर करूँगा, आप इसको पढ़िए। हमेशा कहीं सुनी बात के ऊपर जो है वो अमल दरामद ना करें, अपनी रिसर्च करें, स्टडी को पढ़ें कि पस मंज़र में क्या चल रहा था। जब आप पस मंज़र में जाएंगे फिर आपको हाल में जो डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में आपको पता चलेगा कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश जो है वो है। आप बाहर अगर आप स्टडी करते हैं, आपको अगर रिसर्च का मौका मिलता है तो आप लाजमी मिडल ईस्ट के बारे में जो है वो ज़रूर पढ़िएगा कि मिडल ईस्ट की कहानी जो है वो कहाँ से शुरू हो जाती है। तो ये भी बात आपको याद है कि रूमियों ने जब यहूदियों के ऊपर हमला किया तो यरूशलेम उनसे वापस लिया, तबाह भी किया उसके ऊपर, तो उसके बाद से ये मामला जो है वो शुरू हो गया था। उसके बाद से इसराइलियों को वहाँ इस खित्ते से निकालना शुरू कर दिया, लेकिन एक 5-6% तक जो इसराइली थे वो आज उस पूरे खित्ते पर, मिडल ईस्ट पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका अब्राहम कार्ड है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि इस पर अब तमाम मुस्लिम रियासतें जो हैं वो भी इस पर अमल करेंगी, और उसमें सबसे पहले नाम लिया गया ईरान का, दीगर मुमालिक का भी, कि ईरान जो है वो भी इस पर साइन करेगा, दस्तखत करेगा। लेकिन अब सवालिया निशान है कि ईरान की तरफ से ईरान क्या किया जाता है, ये भी एक सवालिया निशान है। और फिर बात आएगी पाकिस्तान के ऊपर भी। आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बड़ा बात की जा रही है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा तस्लीम करने जा रहा हमारे ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर आवाम का भी है, क्योंकि हमारे जो एक नज़रिया, हमारा नज़रिया ये है कि जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होगा वो इसको रियासत मानेंगे नहीं। जब फ़लस्तीन आज़ाद होगा तो उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अगर तो फ़लस्तीन को फुल फ्लैज इजाज़त दी जाती है, रियासत मान लिया जाता है, तो उसके बाद देखा होगा कि गवर्नमेंट उस पर क्या डिसाइड करती है। तो उसमें ना सिर्फ गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन लेने बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स को
हमारे जो मजहबी स्कॉलर्स हैं उनको साथ शामिल करके फिर ही डिसाइड होगा, अदरवाइज़ ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ खुलासा जो है मैं भी आपके सामने रखता हूँ कि ट्रंप और नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको ट्रंप साहब क्या फरमा रहे हैं कि जनाब वारियर है, ये ऐसे जंगजू हैं जो कि अमन के तो कायल है ही नहीं ना, अमन के कायल है नहीं। मैंने ये फ़िक्रा इसलिए बोला कि ये लड़ना, ये सिर्फ लड़ना ही चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं चाहते, इनको जंगजू उन्होंने कहा। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि लोग जो है वो नॉर्मल ज़िंदगी चाहती है। अभी कहा है कि नॉर्मल ज़िंदगी, भाई आपने 1 लाख लोगों को वहाँ पे मार दिया, बेरहमी से कत्ल गारत कर दिया। अब एक लम्हे के लिए वहाँ पे सोचो आप, वहाँ पे लाइफ कैसे नॉर्मल जो है कर सकते हैं। एक ख़ानदान का ख़ानदान आपने उजाड़ के रख दिया, तो अब आप चाहते हैं कि वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हो, तो कैसे नॉर्मलाइजेशन आप कर सकते हैं? वो ख़ानदान इन इसराइल को कभी भुला सकेगा? इनकी कत्ल गारत को भुला सकेगा? वो नफ़रत उनके अंदर कभी ख़त्म नहीं होगी, वो जो नफ़रत उन्होंने पैदा की है वो नफ़रत कभी ख़त्म नहीं होगी। तो लिहाजा नेतन्याहू ने कहा कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी सिर्फ तब हुकूमत करेगी जब बदलेगी, और अगर हमास ना मानी तो इसराइल जंग मुकम्मल करेगा। यहाँ पे फिर वो धमकी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही धमकी दे रहे कि अगर हमास जो है वो बात नहीं मानेगा, अगर वो इस माहे पर अमल दरामद नहीं करता, उनके जरमारियों को रहा नहीं करता, तो वो फिर हमला करेगा और फिर वो जॉब अपनी मुकम्मल करके छोड़ेंगे। ये लफ्ज़ उसने जो है वो इस्तेमाल किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। दैन इसराइल विल फिनिश द जॉब, दैन वी हैव टू डन एंड दे विल डन। उसने ये भी प्रेशराइज होकर उसने जो है वो जुमला कहा कि वो अपनी जॉब को जो है वो मुकम्मल तौर पर करेंगे। वहाँ पर यरगमारियों की रिहाई के बाद अगर डीमिलिटराइज ना किया गया इसराइल के इनखला के बाद हमास ने, तो फिर उसमें मज़ीद हमले जो है वो होंगे। लेकिन हमास का इसके ऊपर मौक़िफ़ जो है वो भी बहुत सुनने वाला है। मैं आज ही BBC को पढ़ रहा था, तो BBC पे हमास का जो है वो मौक़िफ़ उन्होंने लिखा हुआ। हमास ने कहा कि हम इस मुआहदे को तशरीह करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे, इसका मुआयना करेंगे, फिर बात जो है वो करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है कि हमास जो है वो बिल्कुल ही उसको गैर जानबदार कर दिया जाए, उसको कह दिया जाए कि वो ख़ित्ता छोड़ दे या अपनी मिलिट्री ख़त्म कर दे, तो ये भी मुमकिन नहीं होगा। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा। हम यही चाहते हैं कि अमन हो, लेकिन ख़ित्ते के अंदर हमास भी अपना असर रसूख जो है वो रखना चाहता है। तो खैर फ़लस्तीन के अंदर जो नया मॉडल है उसके लिए टोनी ब्लेयर जो है बरतानिया के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, उनको शामिल किया गया। टोनी ब्लेयर के बारे में हिस्ट्री अगर आप जानना चाहते हो, इराक़ में क्या हुआ, तो ये सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी अगर आप रिसर्च करें। तो ये मॉडल वही है कि भाई सिर्फ कब्ज़ा करना है, कब्ज़ा करके वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अपने पास लेनी है, हथियानी है। सिंपल सी बात है। कब्ज़ा करने के बाद जो ग्रेटर इसराइल का जो मैप है उसको फॉलो करने के बाद एक बड़ा सा मैप बनाकर जो रियासतें इसराइल ने अपने ग्रेटर प्लान के अंदर दिखा दी हैं दुनिया को, उसने उस पर कब्ज़ा करना ही करना है। तो ये बात तो वाज़ेह है। और उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ और इशारे जो मैंने इस पर नोट किए थे, तो उसमें मुस्लिम ममालिक का जो जिक्र किया गया, सऊदी अरब भी शामिल है उसमें, कतर भी शामिल है। तो कतर की बात करते हैं तो कतर के वज़ीर-ए-आज़म से माफ़ी जो है मांग ली, यानी कि ज़मीन उसके मुल्क के अंदर हमला करने के बाद जो है वो सिंपल एक माफ़ी मांग ली, कहा कि आइंदा से ऐसे जो है वो नहीं हुआ, गलती हो गई। तो ये गलती का एतराफ़ जो है वो कर लिया गया। सिंपल सी बात है। अब अगर ऐसे जब आपके पास ताकत और आपके पीछे एक अच्छी पावर, अच्छी खासी पावर हो, तो आप दुनिया में जो चाहे करें, उसके बाद सॉरी कर दें। अगर आप गाड़ी पे जा रहे हैं, आपकी गाड़ी को कोई टक्कर मार दे और टक्कर मारने के बाद वो कह दे कि भाईजान सॉरी, गलती हो गई, ये वो गलती जो है वो उन्होंने रात को इसका एतराफ़ किया और उन्होंने माफ़ी जो है वो मांगी। लेकिन ईरान के बारे में बात जो है बहुत अहम है कि ईरान जो है वो इसराइल को इसके माहदे के ऊपर जो है वो साइन करेगा और हो सकता है वो तस्लीम करेगा। अब ये बात सामने आ रही है, लेकिन अभी तक ईरान जो है वो भी मौक़िफ़ दे चुका है कि वो इस पर अभी कोई बात जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि आखिर इसराइल ने ईरान पर भी हमला किया, उनके कमांडर्स जो है वो मारे, उनको शहीद किया, और इसके अलावा वहाँ पर जो किलिंग की गई। तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान इस माहदे पर बात जो है वो करे। और अगर बात आती है पाकिस्तान के ऊपर, तो मैंने पहले वाज़ेह कर दिया कि हमारा जो नज़रिया वही है कि फ़लस्तीन को जब तक आज़ाद रियासत तस्लीम नहीं किया जाएगा, हमारा इसराइल से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन फिर भी मजहबी स्कॉलर्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ बाहमी मशावरत के बाद ही गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है ये फ़ैसला करेगी। लेकिन दबाव ज़रूर आएगा। दबाव इसलिए आएगा, मैं इस पर एक ज़िक्र करूँगा, अगर आप डिपेंडेंस थ्योरी को समझते हैं तो एक जर्मन स्कॉलर थे, उसने लिखा था कि जब आपका मुल्क किसी दूसरे की मरहून मिन्नत हो, उनके फ़ैसलों से मशरूत हो, तो फिर आप कभी भी अपना फ़ैसला जो है वो नहीं कर सकते। अब आप बात करेंगे कि मैंने ये थ्योरी का नाम जो है वो डिपेंडेंस थ्योरी का क्यों नाम लिया। उसकी वजह ये कि हम IMF के मकरूज़ है और IMF को अमेरिका का आशीर्वाद उनको हासिल है। वो जब चाहे हमारी ग्रांट रोक सकते हैं, वो जब चाहे हमारा कर्जा रोक सकते हैं, वो जब चाहे हमारा पैकेज रोक सकते हैं। तो लिहाजा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो खैर, बैक टू द टॉपिक। अब इसमें टाइम क्लैश इसमें यही है और कॉल टू एक्शन यही कि आपकी अपनी राय क्या है। क्या ये अमन के नाम पर कब्ज़ा है? आपने अपनी राय जो है वो ज़रूर देनी है, क्योंकि मेरे एनालिसिस के अंदर मेरा तज्ज़िया यही है
कि ये आपने 1 लाख लोगों को शहीद करके बेरहमी से कत्ल गारत के बाद ये ज़मीन पर कब्ज़ा जो वो करना चाहता था इसराइल, उसने कब्ज़ा कर लिया। सिंपल सी बात है, ये अमन मुआहिदा नहीं है, ये सिर्फ़ एक यही इसको कहा जाता है कि जनाब अब उनकी जीत हो चुकी है और जीत के बाद वो इस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और वो कब्ज़ा हो गया। अब हर तरफ आप यही सुन रहे हो कि अमन मुआहिदा, अमन मुआहिदा। अभी काहे का अमन मुआहिदा भाई? इतने लोगों को आपने मार दिया, कत्ल गारत किया आपने, उसके बाद इसको अमन कह रहे हैं। आप ये कहें कि कब्ज़ा करने की बाकायदा एक जो 20 नकाती एजेंडा है वो पेश कर दिया गया है। सिंपल सी बात है, ये मेरा एनालिसिस, ये मेरी अपनी राय है। अब आपकी क्या राय है? अब आपने कमेंट्स लाजमी करना है, तो इसमें अपनी राय ज़रूर दें। अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर करें। अगर रिसर्च के हवाले से अगर आपको वो लिंक चाहिए तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।